जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एसईएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन पर आधारित जो प्रश्नों की हमने लेक्चर श्रृंखला शुरू की है, उसका आज का हमारा ये 5वां लेक्चर है। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस है सीमेंट उद्योग, चीनी मिट्टी उद्योग, कागज उद्योग और भारी विद्युत उपकरण। आपका उत्तर सही जो होगा वो होगा भारत भारी विद्युत उपकरण। याद रखिएगा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जो है वो भारी विद्युत उपकरण बनाने की एक कंपनी है, जिसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो दिल्ली में है। और ये जो भेल है, भेल जो है आपको वो दिखता है भोपाल में। इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। ये जो भेल है दोस्तों, ये भारी विद्युत उपकरण से संबंधित लगभग 150 से ज्यादा जो उत्पाद होते हैं वो तैयार करता है। कई सारे लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, भेल जो है वो भारी विद्युत उपकरण के लिए जाना जाता है और भोपाल में है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 1964 में स्थापित किया गया था। बराबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहां है। दोस्तों, सिक्योरिटी पेपर मिल को लेकर ऑप्शन दिए देवास, नीमच, होशंगाबाद और गुना। आपका सही उत्तर होता है होशंगाबाद। दोस्तों याद रखिएगा, होशंगाबाद में 1962 में सिक्योरिटी पेपर मिल जो है उसको स्थापित किया गया था, जबकि इसके पहले भवन का निर्माण जो कंप्लीट हुआ था वो 1963 में आपको देखने को मिलता है। और इसका जो उद्घाटन का कार्य है वो आपको 1967 में देखने को मिलेगा। सितंबर 1967 के आसपास मुरारजी देसाई जो थे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था और 20 नवंबर 1967 से इसमें उत्पादन का काम शुरू हुआ था। तो सिक्योरिटी पेपर मिल करेंसी नोट प्रेस बनाने की भारत की एक इंपॉर्टेंट मिल है, याद रखना। और जो स्टाम्प होते हैं आदि भी यहां पर तैयार किए जाते हैं। अगर मैं अदर ऑप्शंस की बात करूं इस प्रश्न में, तो यह भी ध्यान रखिएगा कि देवास जो है वो करेंसी नोट प्रेस के लिए कहीं ना कहीं जानी जाता है और गुना जो है वो फर्टिलाइजर कारखाने के लिए जाना जाता है। मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था, जो गुना है वहां पर फर्टिलाइजर कारखाना है, जैव उर्वरक बनाया जाता है। और यह कारखाना 1974 में अमेरिका और इटली के सहयोग से स्थापित किया गया था। क्लियर। लेकिन यहां सिक्योरिटी पेपर मिल की जब बात करेंगे तो याद रखिएगा होशंगाबाद में यह है। क्लियर। होशंगाबाद का नाम अब बदल दिया है। तो कायदे से तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको नर्मदापुरम देना चाहिए था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। औषधि उद्योग की इकाइयां प्रदेश में कार्यरत हैं। तो मध्य प्रदेश में औषधि उद्योग की लगभग 26 इकाइयां कार्यरत हैं, यह भी आप याद रखिए। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्रिस्टल आईटी पार्क कहां बनाया गया है। दोस्तों, क्रिस्टल आईटी पार्क को लेकर ऑप्शन दिए हैं आपके देवास, होशंगाबाद, इंदौर और विदिशा। आपका सही उत्तर है दोस्तों इंदौर। क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर में खंडवा रोड के पास में स्थित है। और ये जो क्रिस्टल आईटी पार्क ये 2004 से स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें तो इंदौर जो है वो आईटी कंपनियों का हब बन गया है। इंदौर में वर्तमान में लगभग 300 से ज्यादा आईटी कंपनियां हैं और ये 300 से ज्यादा आईटी कंपनी जो है वो लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम करती हैं। ये भी ध्यान रखिए कि जो मध्य प्रदेश में इंदौर है वहां आईटी पार्क के अलावा एक दूसरा पार्क भी बना दिया गया है 2018 में, जिसको अतुल्य पार्क कहा गया है। ये अतुल्य पार्क की जो बिल्डिंग है वो आईटी पार्क के जस्ट साइड में बनाई गई है, ये भी ध्यान रखिए। और वर्तमान में अभी हाल ही में यहां आईटी पार्क के इस पूरे कैंपस में तीसरा और चौथा पार्क बनाने की योजना भी है, तो उसको भी कहीं ना कहीं कार्यान्वित किया जा चुका है। याद रखिए, मध्य प्रदेश में इंदौर जो है वो एक आईटी के हब के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देश में देखें तो पुणे में, हैदराबाद में और बेंगलोर को आप आईटी के हब के तौर पर देखते हो। इसके बाद इंदौर जो है वो चौथे स्थान पर यहां देखने को मिल रहा है आईटी हब के तौर पर उभरता हुआ। आज पूरे देश में अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन आईटी कंपनियों की बात करें तो वो इंदौर में अपना जरूर एक साइड लगाने का सोच रही हैं और लगा भी चुकी हैं। तो यहां इंदौर आईटी पार्क की दृष्टि से संपन्न है। और अगर देखें कि मध्य प्रदेश का पहला आईटी पार्क कहां स्थापित किया गया था, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि वो स्थापित किया गया था भोपाल में। ठीक है, तो आईटी पार्क की दृष्टि से ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर जो हर साल 3,500 करोड़ के आसपास जो है कारोबार करता आईटी का, जो बहुत बड़ा है। इंदौर आईटी हब के तौर पर
उभरता जा रहा है। अगला आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है कि सूची मिलाइए। सूची 1 दे रखी है, सूची 2 दे रखी है। इसके हिसाब से यहाँ ABCD ऑप्शंस को 1 2 3 के साथ जोड़ना है और यहाँ आपको ऑप्शन सेट करना है। अब हम इसको देखते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो बोलता है बरी के बटुए, बी बोलता है भैरवगढ़ के प्रिंट, बाघ की हस्तशिल्प और चंदेरी की साड़ियां। दोस्तों ऐसे जब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप पहले उनको जोड़ दीजिए, आपको बहुत अच्छे से पता है। जैसे मान लीजिए चंदेरी की साड़ियां, चंदेरी की साड़ी अशोकनगर में है, अशोकनगर में चंदेरी है और चंदेरी की साड़ियां यहाँ फेमस है और चंदेरी की साड़ियों को यहाँ का GI टैग भी मिला है। तो ज्योग्राफिकल जो आइडेंटिफिकेशन है वो इसको मिला हुआ है कहाँ, चंदेरी की साड़ी को। तो पूरी दुनिया में अगर चंदेरी की साड़ी आपको मिलेगी तो सबको सीधे सीधे इमेजिन करेंगे या फिर ध्यान जाएगा अशोकनगर के चंदेरी पर। सिल्क की साड़ी होती है और बहुत बेहतर फैब्रिक होता है इसका। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन को मिलाइए कि डी के साथ चौथा कहां मिल रहा है, तो डी के साथ चौथा जो है दोस्तों ये 2 ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि चंदेरी की साड़ी अशोकनगर से संबंधित है। अब हम 2 प्रश्नों पर फोकस, 2 ऑप्शन पर फोकस करेंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब यहाँ देखिए बाघ की हस्तशिल्प की मैं बात करूं तो बाघ जब भी आप नाम देखते हैं तो कहां जुड़ता है, वो धार में। क्लियर? तो बाघ की जो हस्तशिल्प है वो धार से संबंधित है। क्यों? क्योंकि बाघ जो गांव है, याद रखिएगा बाघ नामक एक गांव है, ये धार में है और धार में लगभग 1000 से ज्यादा कारीगर ठप्पा प्रिंटिंग जो होता है हस्तशिल्प जो उसके लिए जाना जाता है। यहां पर क्या होता है कि जो कपास का कपड़ा होता है उस पर ठप्पे के माध्यम से प्रिंटिंग का काम किया जाता है। कहां? बाघ नामक गांव में, धार में, इसलिए इसको बाघ की हस्तशिल्प भी कहते हैं। और बेसिकली ये जो कपड़ा होता है कपास का वो इसमें लिया जाता है। और दूसरी बात ये याद रखेंगे कि ये जो ठप्पे का काम होता है वो इंपॉर्टेंटली गर्मी के मौसम में किया जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में जो कपड़ा होता है ना उसमें नमी नहीं होती, वो सूखा होता है, तो प्रिंटिंग का काम बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो ये बाघ की हस्तशिल्प धार से संबंधित है। हालांकि जब कोरोना आया तो कोरोना के समय पे यहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ, क्योंकि कोरोना के समय इनका रोजगार का माध्यम चला गया था। लेकिन अभी वर्तमान में सरकार इनके लिए वापस से वो व्यवस्थाएं कर चुकी है। तो यहां एग्जाम में पूछेगा कि बाघ की हस्तशिल्प कहां से संबंधित है, धार से है। ये एक कपास के कपड़े पे प्रिंटिंग का काम होता है ठप्पे के माध्यम से। ठीक, अब यहां देखिए कि सी का नंबर 2, अब यहां देखिए सी का नंबर 2 कहां आ रहा है, तो दोनों में सी का नंबर 2 है। मतलब अभी भी हमको ऑप्शन ए और सी पर विचार करने की जरूरत है। फिर बात करते हैं कि ये बरी नहीं है दोस्तों, जरी के बटुए हैं। तो जरी के बटुए जो होते हैं वो कहां बनते हैं, और भैरवगढ़ के प्रिंट। तो भैरवगढ़ जो है वो कई सारे लोगों को पता होगा कि उज्जैन के पास में है। शिप्रा के तट पर, शिप्रा के तट पर एक जगह है भैरवगढ़, और भैरवगढ़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है दोस्तों, जहां 500 साल पहले से एक कहीं ना कहीं बोल सकते हैं प्रिंटिंग का काम होता है। इस प्रिंटिंग के काम को कहा जाता है बाटक प्रिंटिंग। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, क्या क्वेश्चन आ जाए दोस्तों? क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि बाटक प्रिंटिंग कहां से संबंधित है, तो आप उसको उज्जैन भी बता सकते हैं और भैरवगढ़ भी बता सकते हैं। अब ये बाटक प्रिंटिंग एक विशेष प्रकार की प्रिंटिंग होती है। ध्यान रखने योग्य बात यह है दोस्तों कि जो बाटक प्रिंटिंग है वो मोम की सहायता से की जाती है। जो मोम होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, रंगीन फूल पत्ती मान देते हैं और उसको फिर कपड़े पर छाप दिया जाता है। तो यहां पर भी ठप्पा लगाया जाता है, लेकिन किसकी सहायता से? मोम तकनीक के माध्यम से लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक तौर पर बनाई जाने वाली एक बहुत अच्छी प्रिंटिंग है भैरवगढ़ की प्रिंटिंग, जो उज्जैन में शिप्रा के तट पर स्थान है। तो भैरवगढ़ की प्रिंटिंग कहां से? उज्जैन से संबंधित है। अब वापिस आप आपके ऑप्शन पे जाइए, बचा एक है, जरी के बटुए कहां होंगे? भोपाल में होंगे। तो ए का 3 देख लीजिए, ए का 3 यहां है दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा आपका ए। और जरी के बटुए की अगर बात करें तो भोपाल इसके लिए बहुत फेमस है, ध्यान रखिए। तो आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये तो पता चल गया कि इस क्वेश्चन का उत्तर ए है। 3 1 2 4, लेकिन 4 क्वेश्चन आपके और तैयार हुए हैं। बाघ की हस्तशिल्प कहां है? धार में है। भैरवगढ़ प्रिंट कहां है? उज्जैन में। जरी के बटुए कहां है? भोपाल में। चंदेरी की साड़ी कहां है? अशोकनगर में। तो ये 4 क्वेश्चन भी तैयार होते हैं। और साथ साथ एक चीज हमको ये भी पता चली कि बाटक शिल्प जो है, बाटक प्रिंट जो वो कहां का है? तो उज्जैन का है। ठीक, चलिए, तो ये प्रश्न जो है वो बहुत उपयोगी प्रश्न है और एग्जाम में मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न आने चाहिए। स्टैंडर्ड प्रश्न होते हैं इस प्रकार के, है ना। ऐसे प्रश्न आपको सोचने पर मजबूर करते हैं और आपके विस्तृत अध्ययन को आपको और कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6, चिपबोर्ड बनाने का कारखाना स्थापित है इटारसी में। दोस्तों याद रखिएगा, इटारसी में चिपबोर्ड बनाने का कारखाना है।
आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के एम्पोरियम का क्या नाम है दोस्तों? मध्य प्रदेश के एम्पोरियम का नाम है मृगनयनी एम्पोरियम, ग्वालियर में है, याद रखिएगा। हस्तशिल्प से संबंधित वस्तु बनाने के लिए एक फेमस जगह है मृगनयनी एम्पोरियम। आगे बढ़ते हैं, शुष्क बंदरगाह स्थापित किया गया है, इसका उत्तर है दोस्तों इंदौर। इंदौर जो है वो शुष्क बंदरगाह के तौर पर दिखता है, यहां पर मांगलिया है जो शुष्क बंदरगाह है इंदौर का। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न कहता है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना भोपाल में कब की गई? तो इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है क्या, कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां है? तो उसका उत्तर हो जाएगा भोपाल में। और कब स्थापित हुआ था? तो याद करेंगे 1982 में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना भोपाल में की गई थी। ये ध्यान रखने योग्य बात है, बराबर। तो इसका उत्तर है 1982। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहां है दोस्तों? तो याद रखेंगे देहरादून में है और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। ये देहरादून का जो वन सर्वेक्षण संस्थान है, इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे दोस्तों, वो ये कि 1981 में जो स्थापित संस्थान है देहरादून में, ये संस्थान 1987 से हर 2 वर्ष में वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है। और हाल ही में वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो 2023 में जारी हुई है, जिसके हिसाब से मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला राज्य बना हुआ है दोस्तों। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1981 में देहरादून में स्थापित किया गया, लेकिन भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो 1982 में भोपाल में स्थापित किया गया था दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है, अरावली पर्वत को किस पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके मुंबई की पहाड़ी, दिल्ली की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी या उपरोक्त सभी। याद रखेंगे दोस्तों, आपका जो उत्तर है वो है दिल्ली की पहाड़ी। एक्चुअल में जो अरावली है ना दोस्तों, ये एक प्राचीनतम पर्वत है, क्लियर, और एक प्राचीनतम पर्वत है जो कई साल पहले बना हुआ पर्वत है दोस्तों। और अगर इसका देखें तो आद्य महाकल्प, जो आद्य महाकल्प है उसके दौरान ये बना था, और ये एक प्राचीनतम मूलधार पर्वत था जो आज घिस के छोटा रह गया, इसलिए आज हम इसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, जो उत्तर से दक्षिण, याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण विस्तृत है। और इसका विस्तार जो है दोस्तों वो दिल्ली से लेकर गुजरात तक है, क्लियर। बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है जो विशेष तौर पर राजस्थान में होती है, ठीक है। और इसका सर्वोच्च शिखर जो है दोस्तों, उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, और ये गुरु शिखर है दोस्तों। कौन सा शिखर है? गुरु शिखर है ये। गुरु शिखर इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर माउंट आबू है दोस्तों, जहां पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है, और एक पर्यटन स्थल है, स्वास्थ्यवर्धक स्थल के तौर पर देखा जाता है माउंट आबू राजस्थान में, जो गुरु शिखर वाले क्षेत्र में है, अरावली पर्वत पर। अरावली जो है वो राजस्थान के लिए बहुत अलग प्रकार की स्थिति बनाता है, क्योंकि राजस्थान का जो पिछला भाग है, रेगिस्तान जिसमें है, वहां पर मानसूनी हवाएं अगर नहीं पहुंचती हैं दोस्तों, तो वो अरावली के कारण नहीं पहुंचती हैं, जिसकी वजह से राजस्थान के इधर वाले हिस्से में तो बारिश होती है, लेकिन पीछे वाले हिस्से में आपको रेगिस्तान देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न 11वां प्रश्न कहता है, सिद्ध बाबा पहाड़ी किस पठार पर स्थित है? आपके ऑप्शन है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बोल सकते हैं बघेलखंड का पठार और सभी। तो याद रखिए कि एक चोटी सभी पठारों पर तो हो नहीं सकती, इसका मतलब इसको हटा दीजिए। अब हम बात करें सिद्ध बाबा की जो चोटी है दोस्तों, वो बुंदेलखंड के पठार पर स्थित है। जब आप बुंदेलखंड की बात करेंगे तो बुंदेलखंड जो है वो मध्य भारत के पठार के दक्षिण में और मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। और भारत का मध्य प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट पठार है जहां पर लाल और काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। और यहाँ पर सिद्ध बाबा की चोटी है जो लगभग 1172 मीटर ऊंची चोटी है दोस्तों। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध बाबा की जो पहाड़ी है उसकी चोटी जो है वो कितनी ऊंचाई है, तो 1172 मीटर ऊंचाई है इस चोटी की, क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पता चला कि सिद्ध बाबा की पहाड़ी किस पठार पर है, तो बुंदेलखंड पे है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है कि कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है दोस्तों? तो उत्तर बताएंगे अनूपपुर, राजगढ़, सागर, सभी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अब ऐसे अगर पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक ट्रिक लिख लेंगे। ट्रिक है आपका रउआ, राशि, भवरा, सा, दम जब कटनी, उमरासा, क्लियर। तो रउआ, राशि, भवरासा, दम जब कटनी, उमरासा, जब इस पे आप जिलों को भरेंगे दोस्तों तो याद रखिएगा यहां पर आ जाएगा आपका रतलाम, यहां पर आ जाएगा आपका उज्जैन, यहां पर आ जाएगा आपका आगर, यहां पर आ जाएगा आपका राजगढ़, यहां पर आ जाएगा आपका सीहोर, यहां आ जाएगा आपका भोपाल, यहां आ जाएगा आपका विदिशा,
यहां आ जाएगा आपका रायसेन। क्लियर, रायसेन के बाद आगे जाएंगे तो यहां जाएगा आपका सागर, यहां देखेंगे तो दमोह, जबलपुर, कटनी, यहां जाएगा उमरिया और यहां जाएगा शहडोल। तो ये 14 जिले हैं जिन 14 जिलों को आप इस साधारण ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। सिर्फ बोलना है रउआ राशि भवरासा दम जब कटनी उमरासा। 14 जिले जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है मध्य प्रदेश में। अब यहां पर मिला लीजिए दोस्तों, तो यहां देखिए राजगढ़ जो है, सागर जो है, दोनों यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। यहां अनूपपुर भी ऑप्शन में है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि शहडोल से अनूपपुर अलग कर दिया गया है, तो यहां पर ये आ जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ये सभी। क्लियर, तो ये आपका ऑप्शन है। अनूपपुर जो है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन याद रखिएगा कि शहडोल से अनूपपुर 2003 में अलग किया गया था, इस वजह से यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ध्यान रखिए, ऑप्शन है आपके धूपगढ़, कैमूर, मैकाल और आबू। दोस्तों माउंट आबू तो मैंने अभी बोला ही आपको, ये तो चलेगी क्या राजस्थान में, तो ये हो नहीं सकती। बात की जाएगी 3 की, तो धूपगढ़ जो है वो लगभग 1350 मीटर ऊंची, 1350 मीटर ऊंची चोटी है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, और ये सतपुड़ा पर्वत पर है। सतपुड़ा पर्वत पर भी कहां है दोस्तों, तो याद रखेंगे महादेव श्रेणी जो उसका हिस्सा है, जो कि पचमढ़ी में है। याद रखेंगे कहां है, पचमढ़ी में है। और पचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर भी जाने जाती है, और पचमढ़ी को मध्य प्रदेश में पर्वतों की रानी कहते हैं। एक स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल है पचमढ़ी, जहां पर आपको सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ मिलती है। कहां पर है ये, महादेव श्रेणी में है धूपगढ़। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, नर्मदा व सोन घाटी का निर्माण किस समूह के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों याद रखेंगे तृतीयक समूह के अंतर्गत आता है नर्मदा सोन घाटी का निर्माण। नर्मदा जो घाटी का एरिया है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ज्यादा विस्तृत एरिया है, जो मध्य प्रदेश के 26% भाग पर फैला हुआ है। और नर्मदा घाटी के एरिया को मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान के तौर पर भी देखते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ही मानव के जो पुराने साक्ष्य हैं, प्राचीनतम साक्ष्य, वो नर्मदा घाटी से आपको देखने को मिलते हैं। काली मिट्टी का क्षेत्र, इस क्षेत्र में आपको गहरी कलर की काली मिट्टी देखने को मिलती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है आपके हजारी है, गुरु शिखर है, अमरकंटक है, जाना पाव है। दोस्तों जाना पाव जो है वो है विंध्याचल का ही भाग, लेकिन महू में है। अगर हम यहाँ गुरु शिखर की बात करें तो अरावली में है, ये भी याद रखेंगे। हजारीबाग जो होता है वो झारखंड तरफ पहुंच जाएंगे, तो एक अलग व्यवस्था हो गई। ऑप्शन बचता है अमरकंटक, लगभग 1066 मीटर के आसपास की ऊंचाई है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो पूरब की तरफ कैमूर जो श्रृंखला है विंध्याचल का, वहां पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अमरकंटक से ही नर्मदा का उद्गम भी है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है? ऑप्शन है आपके ताप्ती, चंबल, नर्मदा, माही। दोस्तों माही जो है वो धार से निकलकर बहकर चली जाती है खंभात की खाड़ी में, ज्यादा बहती नहीं है। माही नदी जिसकी 583 किलोमीटर के आसपास कुल लंबाई है, ये मध्य प्रदेश से राजस्थान में, राजस्थान के बांसवाड़ा से होते हुए वापस मध्य प्रदेश में आकर अंत में गुजरात से होती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है, सीमा नहीं बनाती। अगर हम चंबल की बात करें तो चंबल उत्तर की ओर बहती है, फिर उत्तर पश्चिम में जाती है, उत्तर पूर्व में जाकर अंत में यमुना में मिल जाती है। तो इसका फ्लो जो है उत्तर की तरफ देखने को मिलता है नहीं, बसती है दो नदी, ताप्ती और नर्मदा, जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। अब यहां देखिए कि ताप्ती जो है उसके बोले तो वो नर्मदा के दक्षिण की तरफ है, तो ताप्ती जो है सबसे दक्षिण में, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी, जो नर्मदा की, जो मध्य प्रदेश की दक्षिणतम सीमा बनाती है। नर्मदा भी हो सकता था, लेकिन नर्मदा के नीचे सतपुड़ा के बाद ताप्ती नदी आपको देखने को मिलती है, इसलिए आपका उत्तर है ताप्ती, जो लगभग 724 किलोमीटर फ्लो करती है। और बैतूल जो है इसके मुल्ताई से निकलती है, जो कि कहीं ना कहीं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और ताप्ती नदी पूरब से पश्चिम बहती हुई अंत में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है अरब सागर में, और ये नर्मदा के समान ही बहती है दोस्तों, ये याद रखेंगे, पैरेलल बिल्कुल। अगर हम यहाँ नर्मदा की बात करें दोस्तों, तो नर्मदा की 13-12 किलोमीटर को लंबाई है, और ये भी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है गुजरात के भरूच के पास में, और एक भ्रंश घाटी में बहती है दोस्तों। और इन दोनों नदियों की विशेषता है कि दोनों पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां, और अपने एंडिंग पॉइंट पर ये एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। अगर हम चंबल की बात करें दोस्तों, तो लगभग 965 किलोमीटर के आसपास की लंबाई है, और ये यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रवाह करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और चंबल नदी पर ही मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना
चंबल नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई थी, जो 1953-54 के आसपास स्थापित की गई थी। और ये परियोजना जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, जिसका 50-50% दोनों को मिलता है। इस परियोजना पे आपको मंदसौर में गांधी सागर, फिर आपको राणा प्रताप सागर और चित्तौड़ में, और उसके बाद आपको जवाहर सागर कोटा क्षेत्र में तीन कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। तो ये हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। लेकिन उत्तर अगर पूछे आपसे कि मध्य प्रदेश की दक्षिणतम सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो ताप्ती नदी बनाती है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि विंध्याचल पर्वत से निम्न में से किस नदी का उद्गम नहीं होता। आपके ऑप्शन है नर्मदा, सोन, बेतवा, ताप्ती। दोस्तों याद रखिएगा, ताप्ती नदी मैंने अभी डिस्कस किया कि ताप्ती नदी जो है वो मुल्ताई से निकलती है, और मुल्ताई जो है वो सतपुड़ा में है, बैतूल में, बराबर। और यहां पर पूछा गया है क्या विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा, तो यहां पर नर्मदा, सोन और बेतवा, ये तीनों नदी जो है तीनों विंध्याचल पर्वत की श्रेणी से ही निकलती है। तो आपका उत्तर कि कौन सी नदी का उद्गम नहीं होता, तो ताप्ती नदी का उद्गम जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से नहीं होता है, बराबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 कहता है कि पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानें कौन से काल की मानी जाती है दोस्तों, तो ऑप्शन है आपके आद्य महाकल्प, धारवाड़, कुड़प्पा और आर्य समूह। अब यहां याद रखिएगा कि जो आद्य महाकल्प है, ये आद्य महाकल्प जो है सबसे प्रथम कल्प के तौर पर जाना जाता है, क्लियर। और इसको आपने दो भागों में बांट दिया है, एक होता है आपका आर्कियन और एक होता है आपका प्रीकैम्बियन, ठीक है। अब ये जो कल्प है इसी में आपको दिखाई पड़ती है पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानें, जिसमें आर्कियन युग में आपको धारवाड़ दिखाई पड़ता है। और यहां पर इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टान जो रही लोहा जिसमें बहुत ज्यादा मौजूद है, वो आर्कियन युग में ही बनती हैं, मतलब आद्य महाकल्प में ही बनती हैं। और प्रीकैम्बियन युग की बात करूं दोस्तों, तो ये वो काल था जब धरती पर आपको जीवन देखने को मिलता, और इस समय रीढ़ विहीन जीव जो है वो सबसे पहले आपको देखने को मिलते हैं। और विशेष तौर पर अगर हम जल क्षेत्र की बात करें तो वहां पर रीढ़ वाले जीव आपको जल में देखने को मिलते हैं। और ये वो समय था जब अरावली पर्वत का भी निर्माण हुआ था, धारवाड़ का भी निर्माण हुआ था, क्लियर। तो कहीं ना कहीं ये सबसे पुराने कल्प के तौर पर देखे जाते हैं। तो आपका उत्तर होगा कि प्रथम कठोर चट्टानें कौन से काल में बनी थी, तो आद्य महाकल्प में बनी थी, जिसको आप आर्कियन और प्रीकैम्ब्रियन भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 19वां क्वेश्चन आपका क्या है, मैकाल अमरकंटक श्रेणी का निर्माण हुआ था। पहला ऑप्शन है बलुआ पत्थर से, अवसादी चट्टान से, क्वार्ट्जाइट से, या सभी से। दोस्तों मैकाल अमरकंटक में ये सभी आपको देखने को मिलता है, बलुआ पत्थर भी है, अवसादी भी है, क्वार्ट्जाइट भी है, बराबर। तो उत्तर होगा आपका ये सभी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक भाग में अवस्थित है, तो याद रखिए ऑप्शन है बघेलखंड, बुंदेलखंड, मध्य भारत का पठार या विंध्यन कगारी प्रदेश। आपका उत्तर होगा दोस्तों मध्य भारत के पठार में स्थित है चंबल घाटी। दोस्तों चंबल घाटी वो क्षेत्र है जहां चंबल नदी का प्रवाह होता है। किस नदी का प्रवाह होता है, चंबल नदी का प्रवाह होता है। और यहां पर अपरदन जो है, अपरदन की क्रिया जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो अपरदन की क्रिया से ग्रसित है। याद रखिएगा कि अपरदन को मृदा की रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। इसके बाद मिट्टी जो होती है वो खत्म हो जाती है, और अपरदन से बहुत ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है ये चंबल घाटी का क्षेत्र, जो चंबल नदी के द्वारा यहाँ अपरदन देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा प्रभावित जिला अगर मैं बोलूंगा तो याद रखिएगा मुरैना जो होता है वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ अपरदन जो होता है ना दोस्तों, वो एक अवनालिका प्रकार का अपरदन होता है। आप लोगों ने फिल्मों में देखा ही होगा कि चंबल के क्षेत्र में डाकू किस प्रकार की जगहों में रहते हैं। तो अवनालिका अपरदन होता है जिसमें बीच में छोटी छोटी सी पहाड़ियां होती हैं, और ये जो प्लेस है ये डाकुओं के रहने के लिए एक आइडियल प्लेस मानी गई, इसलिए इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा डाकू पहले रहा करते थे, क्लियर। तो ये अपरदन का पूरा क्षेत्र है जिसको बीहड़ के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, बीहड़ कहते हैं। जो कहां पर स्थित है दोस्तों, तो याद रखेंगे मध्य भारत के पठारी क्षेत्र पर ये अवस्थित है। कौन सा, चंबल घाटी प्रदेश। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, कहता है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, तो महादेव पहाड़ियों में, राजपीपलाना पहाड़ियों में, मैकाल श्रेणी में, या कैमूर पहाड़ियों में। दोस्तों याद रखिएगा ये जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है ये महादेव पहाड़ियों में स्थित है, पचमढ़ी होशंगाबाद में है, और 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न कहता है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ है, राजपीपलाना पहाड़ी में, महादेव पहाड़ी में, मैकाल श्रेणी में, या कोई नहीं। तो याद रखिएगा महादेव पहाड़ियों में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें, कहता है
निम्नलिखित में से किस पठार की सर्वोच्च चोटी सिगार चोटी है? दोस्तों ऑप्शन है आपके बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या रीवा पन्ना। सही उत्तर होगा आपका मालवा। दोस्तों मालवा जो है वहां पर सिगार चोटी लगभग 881 मीटर की ऊंचाई के साथ स्थित है। तो जब भी पूछा जाए कि सिगार चोटी किसका हिस्सा है तो मालवा के पठार का हिस्सा है और इसकी ऊंचाई कितनी 881 मीटर के आसपास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन कहता है कि लाख बनाने का शासकीय कारखाना कहां है दोस्तों? तो उमरिया में है। कहां है? उमरिया में है। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। ये क्या कहता है? मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, इनमें से कौन से राज्य से सीमा नहीं लगती? तो याद रखिए मध्य प्रदेश की सीमा को लेकर ऑप्शन जो दिए वो दिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड। अगर हम पहले के मध्य प्रदेश की बात कर लेते जो 1 नवंबर सन 2000 के पहले था तो हमें थोड़ा सा ज्यादा विचार करने की जरूरत थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है जिसमें छत्तीसगढ़ भी है, महाराष्ट्र भी है, राजस्थान भी है, यूपी भी है और गुजरात भी है। अगर नहीं है तो क्या नहीं है? झारखंड नहीं है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? झारखंड से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। क्लियर दोस्तों? तो ये आप लोगों के आज के 25 प्रश्न जो है वो समाप्त हुए, जिनको हमने बड़े बेहतर तरीके से डिस्कशन किया और मैं समझता हूं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा। बस आपको ये काम करना है कि जितने भी हम 25 क्वेश्चंस करके लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं जी, आज का ये 5वां लेक्चर है, तो कहीं ना कहीं इसको बहुत बेहतर सुनना है, बार बार सुनना है और हो सके तो नोट भी कर लेना है। कोई एमपीजीके की क्लास नहीं करनी पड़ेगी, सारा का सारा प्रिपरेशन मैं यहां आप लोगों का कंप्लीट करवा दूंगा। बस इस लेक्चर से हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए। क्लियर? अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर करिए, आपके कमेंट पर हम विचार करेंगे और उसका उत्तर जरूर देंगे। क्लियर? और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस प्रश्न से संबंधित पीडीएफ आपको चाहिए हो तो प्लीज कमेंट में आप आपका नंबर लिख दीजिएगा व्हाट्सएप, हम आपको उस व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ जरूर भेजेंगे। क्लियर? तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए 25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।